आज सैटरडे है 13 जून। पाकिस्तान का फेडरल बजट कल फ्राइडे को प्रेजेंट हो चुका है और इस बजट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगले 12 महीने में आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी। सैलरी क्लास के लिए रिलीफ है, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के रूल्स में बड़ा शिफ्ट आया है, सुपर टैक्स में मेजर चेंजेस आई हैं और साथ में ग्लोबल साइड पे स्पेस एक्स का IPO भी हो चुका है। और लास्टली क्विकली हम बात करेंगे US ईरान की सिचुएशन पे लेटेस्ट अपडेट क्या है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को आप देखते हैं और हमें कमेंट्स में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करते हैं। तो प्लीज़ जारी रखें और शेयर करते रहें जो भी आपके गिरदोनवा में लोग हैं जिनको अच्छी इन्वेस्टिंग टिप्स चाहिए ताकि वो भी इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो उनको भी रिकमेंड करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं हूँ अली शाह और आप देख रहे हैं अली शाह रीइन्वेंट। सो मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं कर रहा। मेरा फोकस सिर्फ ये है कि एज एन इन्वेस्टर, एज ए रियल एस्टेट डेवलपर एंड एज समवन रनिंग अ बिजनेस, मैं आपको बताऊं कि इस बजट में आपके लिए क्या है, क्या बदला है, कौन से सेक्टर्स हैं जहां डायनामिक्स शिफ्ट हुई हैं, और मैं पर्सनली ये सब देख रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं विद द बिग पिक्चर। पहले हेडलाइन नंबर्स देखते हैं। टोटल आउटले रुपीज 18.77 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट 90 ट्रिलियन रुपीज। पिछले साल रुपीज 17.6 ट्रिलियन था। सो इसमें थोड़ा सा मॉडरेट इंक्रीज आया है। FBR का जो टारगेट है 15.264 ट्रिलियन रुपीस है, पिछले साल से 8% ज्यादा। GDP ग्रोथ टारगेट 4% है अगेंस्ट एस्टिमेटेड 3.7% आउटगोइंग ईयर। इन्फ्लेशन टारगेट 8.2% अगेंस्ट अराउंड 7% दिस ईयर। सो इन्फ्लेशन ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन है। पर कैपिटा इनकम $1901। फॉरेन रिजर्व्स 3 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट कवर करते हैं। रिमिटेंसेज $41 बिलियन प्रोजेक्ट की गई हैं। अब एक फ्रेमिंग जो काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस रेवेन्यू रुपीज 20.6 ट्रिलियन रुपीज, इसमें से रुपीज 8.8 ट्रिलियन सूबों को जाता है NFC अवार्ड के थ्रू, तकरीबन 43%। नेट फेडरल 11.75 ट्रिलियन रुपीज, लेकिन फेडरल एक्सपेंडिचर 18.771 ट्रिलियन रुपीज है, यानी 7020 बिलियन रुपए का गैप है। GDP का 3.6%। ये गैप फाइनेंस होता है तकरीबन 57% बैंक बोरिंग से, 29% नॉन बैंक से, 12% एक्सटर्नल से और 2% प्राइवेटाइजेशन से। लेकिन वो नंबर जो रियली मैटर करता है, इंटरेस्ट पेमेंट 8054 बिलियन रुपीस हैं। जरा सोच के देखें, हर 100 रुपए के टोटल खर्च में से 44 रुपए सिर्फ मार्कअप पेमेंट्स पर जाते हैं। डिफेंस और PSDP कंबाइंड से ये ज्यादा है। फिजिकल स्पेस कितनी कंस्ट्रेंट है ये बताता है। डिफेंस रुपीज 3000 बिलियन, लास्ट ईयर 2.55 ट्रिलियन रुपीज से 18% ज्यादा। बिस्प 838 बिलियन रुपए, 17% ज्यादा। सैलरीज और पेंशन्स 7% बढ़ी हैं। मिनिमम वेज 40,700 रुपए हो गई है, इसमें 10% इंक्रीज आई है। एक पॉजिटिव फ्रेमिंग, 3.6% फिजिकल डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 20 8.5% से 4.9 परसेंटेज पॉइंट्स नीचे है। ये एक डेकेड का टाइटेस्ट फिजिकल डेफिसिट टारगेट है। बॉटम लाइन ये है कि ये कंसोलिडेशन बजट है। IMF प्रोग्राम टाइट है। प्राइमरी सरप्लस टारगेट 2% ऑफ GDP है। ड्रामेटिक रिलीफ की गुंजाइश कम थी। अब सैलरी क्लास के लिए रिलीफ के ऊपर बात करते हैं और ये बजट का सबसे अच्छा पॉइंट है मेरे हिसाब से। 4 इनकम स्लैब्स में टैक्स रेट कम किया गया है। रुपीज 3.2 मिलियन से रुपीज 4.1 मिलियन के स्लैब में रेट 30% से 25% पर आ गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 35% का मैक्सिमम रेट का थ्रेशोल्ड रुपीज 4.1 मिलियन से बढ़ा के रुपीज 7 मिलियन कर दिया गया है। इसके साथ ही जो 10% का सरचार्ज जो रुपीज 10 मिलियन से ऊपर वालों पे लगता था उसको अबॉलिश कर दिया गया है। इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट ये है कि अब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास वालों के पास एक्टिवली ज्यादा पैसे आएंगे और ये कंजम्पशन को सपोर्ट करेगा। लेकिन याद रखें, रियल इन्फ्लेशन 11.7% पर है मई 2026 में, जो 2 साल का हाई है। सो ये नॉमिनल रिलीफ मिलेगी, रियल टर्म्स में बहुत ज्यादा नहीं। अब रियल एस्टेट पे बात करते हैं। यहाँ 3 बड़ी चेंजेस आई हैं। नंबर 1, सेक्शन 7E डीम्ड इनकम ऑन कैपिटल एसेट्स, इसको कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया गया है। ये वो टैक्स था जो प्रॉपर्टी होल्डिंग पे लगाया गया था और इसका जाना रियल एस्टेट सेक्टर के लिए स्ट्रक्चरली बहुत पॉजिटिव है। होल्डिंग कॉस्ट कम हुई है। नंबर 2, सेक्शन 236C यानी प्रॉपर्टी की सेल पर एडवांस टैक्स 4.5 से 5.5% था, अब फ्लैट 2.75% हो गया है। और सेक्शन 236 के परचेजिंग पर एडवांस टैक्स जो 1.5 से 2.5% था, अब फ्लैट 1.5% कर दिया गया है। उसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट दोनों साइड्स पर सब्सटेंशियली कम हुई है। तीसरा, कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन फॉरेन एसेट्स ऑफ रेजिडेंट पाकिस्तानीज, ये भी खत्म हो गया है। ओवरसीज पाकिस्तानीज जो फॉरेन प्रॉपर्टी रखते हैं वो अब CVT से एग्जेम्प्ट हैं।
इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या है? रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस लिक्विड होंगे। इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या है? रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस लिक्विड होंगे, डॉक्यूमेंटेशन इंसेंटिव ज़्यादा है, और जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे लेकिन एडवांस टैक्स की वजह से रुके हुए थे, उनके लिए ये बैरियर कम हुआ है। और एक और पॉइंट, गवर्नमेंट ने अपना घर हाउसिंग स्कीम का भी अनाउंसमेंट किया है, जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के लिए एडिशनल डिमांड साइड स्टिमुलस है। हम खुद तख्लीक के थ्रू लेजेंड 46 जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इस तरह की स्ट्रक्चरल चेंजेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करती हैं। कॉर्पोरेट साइड पे सबसे बड़ा चेंज सुपर टैक्स में है। अब याद रखें, सुपर टैक्स पहले 6 डिफरेंट स्लैब्स में लगता था, रुपीज 150 मिलियन से रुपीज 5 बिलियन तक। अब ये सब स्लैब्स खत्म कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 500 रुपीज तक इनकम वालों पर सुपर टैक्स अब अप्लाई नहीं होता, और 500 मिलियन से ऊपर वालों के लिए 10% से रिड्यूस होकर 8% हो गया है। लेकिन ये रिलीज सबके लिए नहीं है। बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर पर सुपर टैक्स पहले की तरह कंटिन्यू रहेगा। ये सिग्निफिकेंट है सेक्टर लेवल पर। बैंकिंग, E&P और फर्टिलाइजर सेक्टर को का रिलेटिव टैक्स बर्डन बढ़ेगा वर्सेस अदर कॉर्पोरेट्स। सीमेंट, ऑटोज, टेक्नोलॉजी, FMCG, टेक्सटाइल्स, इन सब के लिए स्ट्रक्चरल टैक्स बर्डन कम हुआ है। अब बात करते हैं एक्सपोर्टर्स की। एक्सपोर्टर्स के लिए विद होल्डिंग और एडवांस टैक्स कंबाइन होकर पहले 2% था, अब 1.25% हो गया है। ये एक्सपोर्टर्स के मार्जिन को स्लाइटली सपोर्ट करेगा। प्लस 0.25% का एडवांस एक्सपोर्ट सरचार्ज भी अबॉलिश कर दिया गया है, और एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का मार्कअप 4.5% आ गया है, जो एक्सपोर्टर्स की वर्किंग कैपिटल कॉस्ट को कम करेगा। IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स पे 0.25% का कंसेशन रेट जो 2026 में एक्सपायर हो रहा था, अब टैक्स ईयर 2029 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये IT सेक्टर के लिए पॉलिसी कंटिन्यूटी है, मींस कि अगले 3 साल के लिए सर्टेनिटी मिल गई है। और जो पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं रजिस्टर्ड फ्रीलांसर के तौर पे, उनके लिए ये पॉलिसी डायरेक्शन स्टेबल है। कुछ और चेंजेस जो स्टेबल हैं, नंबर 1, फॉरेन कार्ड पेमेंट्स पर एडवांस टैक्स 5% से 0.5% हो गया है। मींस अगर आप ओवरसीज ई-कॉमर्स करते हैं या फॉरेन सब्सक्रिप्शंस पे कर रहे हैं तो वो थोड़ी सस्ती होगी। तो नंबर 2, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन प्लेटफॉर्म से जो इनकम आती थी उस पर विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया गया है। बैंक्स और EMIs डिडक्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी है वो फॉर्मली टैक्स में आ रही है। नंबर 3, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए CKD इंपोर्ट्स। CKD मींस कम्प्लीटली नॉकडाउन वर्जन्स जो पाकिस्तान में बनते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए CKD इंपोर्ट्स, CKD यानी कम्प्लीटली नॉकडाउन वर्जन्स इंपोर्ट पर एग्जाम्पशन 30 जून 2027 तक एक्सटेंड कर दी गई, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोर्ट है। लेकिन साथ ही 2000 सीसी से ऊपर इंजन वाली पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स प्लस लग्जरी EVs पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी इंपोज की गई है। मींस मैन्युफैक्चरिंग इनपुट सस्ती और कंजम्पशन एंड पर लग्जरी सेगमेंट में कॉस्ट बढ़ गई है। इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 92 टैरिफ लाइंस में रिड्यूस की गई है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिवनेस के लिए ये एक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव चीज़ है। 5वां, स्मॉल रिटेलर्स के लिए सिंप्लीफाइड 1% इनकम टैक्स ऑन एनुअल टर्नओवर इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर टर्नओवर रुपीज 200 मिलियन तक है, मिनिमम एनुअल पेमेंट्स रुपीज 25,000। ये अनडॉक्यूमेंटेड रिटेल इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने की डायरेक्शन में एक स्टेप है। नंबर 6, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए क्रिटिकल कैंसर रिलेटेड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कस्टम ड्यूटी प्रपोज 0% हो गई है। ये जेन्युइनली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है इस सेक्टर के लिए। नंबर 7, EV पॉलिसी कार्बन एमिशंस कम करने के लिए 2 व्हीलर और 3 व्हीलर व्हीकल्स के लिए इंट्रोड्यूस हो रही है। नंबर 8, एसेट बैक सिक्योरिटाइजेशन के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल्स का इनकम टैक्स एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। ये कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन है। बात करते हैं उन चीजों पे जो बजट में नहीं तब्दील हुई लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए मैटर करती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट PSX इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर कोई नया ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं लगाया गया। प्री बजट स्पेकुलेशन ये थी कि फ्रेश टैक्सेशन आ सकती है इक्विटी ट्रेडिंग पर, वो नहीं हुआ और ये मार्केट के लिए सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव सरप्राइज है। नंबर 2, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 29% पर है। प्री बजट उम्मीद थी कि ब्रॉड बेस्ड कॉर्पोरेट रिलीफ मिल सकता है, वो नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुपर टैक्स रैशनलाइजेशन है इज द प्राइमरी कॉर्पोरेट लेवल रिलीफ इन दिस बजट, नॉट हेडलाइन रेट कट। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी अनचेंज्ड है। नंबर 4, कार्बन लेवी अनचेंज्ड है। FD ऑन शुगर ड्रिंक्स अनचेंज्ड है। GST ऑन पैकेज मिल्क पे भी कोई रिलीफ नहीं मिला। कंबाइंड मैसेज ये है कि बजट में कंसेंसस को सेवरल बेसिस पर डिफाई किया है, मोस्टली स्टेटस को की तरफ, जो ओवरऑल मार्केट स्टेबिलिटी के लिए पॉजिटिव रीड है। अब एज एन इन्वेस्टर सेक्टर लेवल पे ये बजट क्या बताता है? ये सेक्टर लेवल कमेंट्री है और मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा। बैंक्स सुपर टैक्स रिटेन्ड और ओवरऑल फिस्कल फ्रेमवर्क स्टेबल। इंडस्ट्री का प्रॉफिट बेस बढ़ा है। सीमेंट और कंस्ट्रक्शन PSDP रुपीज 1 ट्रिलियन फेडरल और रुपीज 2218 बिलियन प्रोविंशियल, प्लस प्रॉपर्टी विद होल्डिंग टैक्स कट्स और अपना घर हाउसिंग स्कीम। डिमांड साइड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रक्चरल बेनिफिशियरी। ऑटोज की बात करें तो पिक्चर मिक्स्ड है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर
ड्यूटी कट्स लोअर सेगमेंट के लिए पॉजिटिव है, लेकिन 2000 सीसी से ऊपर और लग्जरी ईवीज पर एफईडी इम्पोजिशन अपर सेगमेंट के लिए हेडविंड है। नेट इफेक्ट सेगमेंट स्पेसिफिक है। टेक्सटाइल और एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्ट टैक्स 2 से 1.25%, ईएफएस मार्कअप 4.5%, एडवांस एक्सपोर्ट सरचार्ज गया। वर्किंग कैपिटल और मार्जिन साइड पे जेन्युइन पॉजिटिव। स्टील की बात करते हैं, सुपर टैक्स स्लैब्स ₹150 मिलियन से 500 मिलियन तक खत्म। मिड टीयर स्टील कंपनीज के लिए इफेक्टिव टैक्स रिलीफ। फार्मास्यूटिकल्स को देखते हैं, क्रिटिकल कैंसर एपीआईज पर कस्टम ड्यूटी 0%, मार्जिन और अफोर्डेबिलिटी दोनों पे पॉजिटिव असर। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और फर्टिलाइजर्स दोनों पे सुपर टैक्स रिटेन हुआ है। एनर्जी सिक्योरिटी और एग्री इकोनॉमी के साथ स्ट्रॉन्ग टाई। रियल एस्टेट सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल बेनिफिशियरी, 7EB अबॉलिश हो गया, 236C और 236K दोनों रेट्स कम किए गए और उनको फ्लैट कर दिया गया है। CBT ऑन फॉरेन एसेट्स भी गया, प्लस अपना घर स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी गई है। आईटी की बात करें तो कंसेशन रेट एक्सटेंडेड टू 2029, कंटिन्यूएशन है एग्जिस्टिंग पॉलिसी की, सो इम्पैक्ट न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव है। पावर और केमिकल्स की बात करें तो कोई मटेरियल चेंजेस नहीं, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क पर ही डिपेंड करेगा। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आप अपनी रिस्क प्रोफाइल, होल्डिंग पीरियड और डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से खुद रिसर्च करें। इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए लाजमी तौर पे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अब पीएसएक्स का रिएक्शन देखते हैं। पीएसएक्स ने बजट से पहले ही रिस्पॉन्स दिया है। फ्राइडे मॉर्निंग इंट्राडे रैली में केएसई 171,659 तक गया, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का जंप आया। थर्सडे क्लोज 169,704 था। कैलेंडर ईयर 2026 में इंडेक्स अभी तक रफली फ्लैट है और मई में तकरीबन 6.7% रिकवरी कर चुका है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि ऑल टाइम हाई अराउंड 189,556 था जनवरी 2026 में। हम वहां से सब्सटेंशियल पुल बैक कर चुके हैं। मेनली इसकी वजह जियोपॉलिटिकल है, यूएस ईरान वॉर और इन्फ्लेशन की वजह से। सीपीआई मई में 11.7% रही है, 2 साल का हाई। एनर्जी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ी है मिडिल ईस्ट की टेंशन की वजह से। बजट रिएक्शन 15 जून मंडे को क्लियरली विजिबल होगा। प्रॉपर्टी और कंजम्पशन के स्ट्रक्चरल पॉजिटिव्स वर्सेस हायर इन्फ्लेशन आउटलुक, मार्केट इस सब को डाइजेस्ट करेगी। अब क्विकली यूएस ईरान की अपडेट देख लेते हैं कि अप्रैल 8 को कंडीशनल सीज फायर हुआ था और ये याद रखें कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया था पीएम शहबाज शरीफ के थ्रू। कल की बजट स्पीच में भी फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने इस अचीवमेंट को हाईलाइट किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार्शली ओपन हो गई है लेकिन फुली ओपन नहीं हुई। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो ने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के एस्पेक्ट्स पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन गारंटी नहीं है कि कोई डील होगी। ब्रेंट क्रूड अब $92 से $95 की रेंज में है, जो फरवरी पीक से 20% नीचे है। प्री वॉर लेवल से ये अभी भी बहुत ऊपर है। पाकिस्तान के लिए इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ऑयल प्राइसेस ऊपर गई तो इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और इन्फ्लेशन पे प्रेशर बढ़ेगा। यही रीजन है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 इन्फ्लेशन टारगेट 8.2% रखा गया है, जो लास्ट ईयर के टारगेट से कंसिडरेबली ऊपर है। ग्लोबल साइड पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि स्पेसएक्स का आईपीओ फ्राइडे को हो गया है। प्राइसिंग $135 पर शेयर रही है। वैल्यूएशन $1.75 ट्रिलियन के आसपास है। टोटल $75 बिलियन रेज हुआ है। ये हिस्ट्री का लार्जेस्ट आईपीओ है, सऊदी अरामको से भी बड़ा। और एक इंपॉर्टेंट केवियट, अगर यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पाकिस्तान से इंटरेक्टिव ब्रोकर्स के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट्स की एक्सेस सिर्फ लीगली यूएसडी अर्नर्स और रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स के लिए पॉसिबल है। जो लोग पाकिस्तान रुपीस में अर्निंग करते हैं उनके लिए ये रूट अभी ओपन नहीं है अंडर करंट रेगुलेशंस। तो कंप्लायंस को प्रायोरिटी दें हमेशा। अब एक सवाल जो लोगों ने मुझे कई बार पूछा है कि एज एन इन्वेस्टर मैं पर्सनली इस बजट को कैसे अप्रोच कर रहा हूँ। मेरा फ्रेमवर्क सिंपल है, जो पैसा सैलरी क्लास से सेव होगा, अगर आप उस ब्रैकेट में हैं तो फोर्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट में चैनल करें, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में नहीं। नंबर 2, रियल एस्टेट का स्ट्रक्चरल पॉजिटिव वैलिड है, लेकिन एंट्री टाइमिंग और प्रोजेक्ट सिलेक्शन मैटर करता है। हम खुद अपने प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं मिड टू लॉन्ग टर्म। नंबर 3, सेक्टर एलोकेशन में डाइवर्सिफिकेशन रखें। एक सिंगल सेक्टर पे ओवर कॉन्सेंट्रेशन हर साइकिल में नुकसान देती है। नंबर 4, एनर्जी और इन्फ्लेशन की अनसर्टेनिटी की वजह से कैश पोजीशन भी मेंटेन करें। जब वॉलेटिलिटी होती है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। ये मेरी पर्सनल अप्रोच है, आपके लिए डिफरेंट हो सकती है बेस्ड ऑन योर गोल्स, एज एंड रिस्क प्रोफाइल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें जैसे हमारी कोई लेटेस्ट एनालिसिस या नई वीडियो आती है। कमेंट में बताएं कि आपको ये बजट कैसा लगा और आप क्या समझते हैं कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको रिलीफ एक पॉजिटिव चीज़ है और कहाँ पे आपको लगता है कि कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए था जो नहीं लिया गया। कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं खुद पढ़ूंगा और रिस्पॉन्ड भी करूंगा। ये वीडियो रिकॉर्ड हुई लेजेंड 46 में, जो तख्लीक डेवलपर्स की एक तख्लीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।